हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 14 अक्टूबर 2024 और हम बात करने वाले हैं रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम अपने इस वीडियो में जो भी डेली के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। क्वेश्चन के साथ साथ जो एक्सप्लेनेशन होता है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, फैक्ट होते हैं, उन सभी फैक्ट्स पर बात की जाती है। क्योंकि अब ऐसा आया हुआ है ट्रेंड में कि जो क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर्स के एग्जाम्स में, तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन से वो प्रश्न ना बन करके जो एक्सप्लेनेशन होता है, जो फैक्ट्स होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखनी है और जो फैक्ट्स बताए जाते हैं उन फैक्ट्स पर भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बढ़ेंगे हम अपने वीडियो में आगे की ओर और सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला जो प्रश्न है वो दिवस से है। जैसा कि सभी लोग आप जानते हैं कि जो भी पहला प्रश्न होता है उस दिन का जो महत्वपूर्ण दिवस होता है उस दिवस के बारे में होता है। तो आज का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? यानी जो प्राकृतिक आपदा होती है उसका जो न्यूनीकरण अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो कब मनाया गया? ए ऑप्शन है 12 अक्टूबर, बी ऑप्शन है 8 अक्टूबर, सी ऑप्शन है 13 अक्टूबर और डी ऑप्शन है 6 अक्टूबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी 13 अक्टूबर को प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। आप यहाँ पे आर्टिकल में भी देख सकते हैं, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन अक्टूबर 13, यानी 13 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाता है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस हर साल 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है इसका मनाने का? तो आपदाओं से होने वाले जोखिमों और उनके प्रभावों को कम करने के बारे में जागरूकता बढ़ाना इस दिवस मनाए जाने का प्रमुख उद्देश्य है। यानी जो आपदाएं होती हैं, जो आपदाएं आती हैं, चाहे भूकंप हो, ज्वालामुखी हो, तूफान हो, चक्रवात हो, ये जितनी भी आपदाएं होती हैं, इन आपदाओं से जो कुछ भी प्रभावित होने वाला होता है तो उसके बारे में लोगों तक जागरूकता फैलाना, क्या कुछ हानियां होती हैं उनके बारे में लोगों को पहले से ही जागरूक करना, उसके बारे में लोगों को तक बताना इस दिवस का प्रमुख उद्देश्य होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1990 के दशक को प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में नामित किया था। यानी अगर बात किया जाए कि प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण का जो अंतर्राष्ट्रीय दशक था वो कब उसको घोषित किया गया था, तो 1990 के दशक को अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में, प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में उसको नामित किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोहम्मद सिराज को DSP नियुक्त किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही चर्चा का विषय भी है, चर्चा बना हुआ है ये प्रश्न। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार, किस राज्य सरकार ने, जो मोहम्मद सिराज हैं आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, इंडियन क्रिकेट टीम के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, तो इनको DSP नियुक्त किया है। तो ए ऑप्शन है तेलंगाना, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है केरल और डी ऑप्शन है तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी तेलंगाना राज्य की सरकार ने मोहम्मद सिराज को DSP नियुक्त किया है। और तेलंगाना राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, इन्होंने वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने ही मोहम्मद सिराज को DSP नियुक्त किया है। आप यहाँ पे आर्टिकल में भी देख सकते हैं। और आगे अगर हम इसके बारे में डिटेल में बात करें तो भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को तेलंगाना सरकार ने DSP नियुक्त किया है, यानी अभी इनको DSP नियुक्त किया। क्यों ऐसा हुआ? तो ऐसा मतलब हुआ था जब T20 वर्ल्ड कप हो रहा था, तो उस टाइम तेलंगाना सरकार ने ये बताया था कि अगर T20 वर्ल्ड कप जीतती है इंडिया, तो उसके बाद T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद तेलंगाना सरकार मोहम्मद सिराज को सरकारी नौकरी देने का इन्होंने ऐलान किया था। तो अब जाकर के इनको DSP का पद पे इनको नियुक्त कर दिया गया है। तो भारत का जो T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद तेलंगाना सरकार ने मोहम्मद सिराज को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया था और उसी बात को इन्होंने लागू करते हुए अब इनको DSP के पद पर नियुक्त कर दिया है। सिराज ने 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भारत के लिए 3 मैच खेले थे और टेस्ट में बात की जाए तो टेस्ट में सिराज के नाम 76, वनडे में 71, तो T20 में इनके 14 विकेट है, यानी टेस्ट में इन्होंने 76 विकेट लिए हुए हैं, वनडे में इन्होंने 71 विकेट तथा T20 में इन्होंने 14 विकेट लिए हुए हैं। और अब इनको मोहम्मद सिराज को तेलंगाना सरकार ने DSP नियुक्त कर दिया गया है। अगले प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में
किस देश को वर्ल्ड बैंक से 200 मिलियन डॉलर प्राप्त हुए हैं, यानी कौन सा ऐसा देश है जिसने वर्ल्ड बैंक से 200 मिलियन डॉलर उसने लिया हुआ है। तो ए ऑप्शन है फ्रांस, बी ऑप्शन है श्रीलंका, सी ऑप्शन है ब्राज़ील और डी ऑप्शन है नेपाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी श्रीलंका ने वर्ल्ड बैंक से 200 मिलियन डॉलर प्राप्त किए हुए हैं। श्रीलंका इसमें काफ़ी समय से इकोनॉमिकली क्राइसिस से जूझ रहा है, जिसके लिए उसने वर्ल्ड बैंक से 200 मिलियन डॉलर प्राप्त किए हैं। अगर आगे हम डिटेल में इसके बारे में बात करें तो श्रीलंका को विकास नीति वित्त पोषण कार्यक्रम के तहत विश्व बैंक से 200 मिलियन डॉलर मिले हुए हैं। श्रीलंका के वित्त मंत्रालय और विश्व बैंक के अधिकारियों के बीच राष्ट्रपति जो हैं अनुरा कुमारा दिशानायके, ये अभी हाल ही फिलहाल में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बनकर के आए हुए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने इनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए, यानी वर्ल्ड बैंक के अधिकारियों के बीच में और श्रीलंका के वित्त मंत्रालय के बीच में जो, और उपस्थित कौन थे, वर्तमान में श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं अनुरा कुमारा दिशानायके, इनकी उपस्थिति में ये जो इनको रुपए मिले हुए हैं 200 मिलियन डॉलर, इस पर इन्होंने हस्ताक्षर किए। यह जो वित्त पोषण है विश्व बैंक की श्रीलंका को उसके व्यापार सुधार एजेंडे में सहायता करने की निरंतर प्रतिबद्धता का हिस्सा है। यानी यह जो वित्त पोषण इनको प्राप्त हुआ है 200 मिलियन डॉलर का, तो वर्ल्ड बैंक की तरफ से श्रीलंका को उसके व्यापार के सुधार करने में सहायता करने के लिए और निरंतर प्रतिबद्धता दर्शाने के लिए इन्होंने ये वित्त पोषण, वर्ल्ड बैंक ने ये वित्त पोषण श्रीलंका को प्रदान किया हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बिहार के गया में आधुनिक बिहार लैब का शुभारंभ किया हुआ है, यानी कि किसने बिहार का जो गया है वहाँ पर मॉडर्न बिहार लैब का शुभारंभ किया। तो ए ऑप्शन है नीतीश कुमार, बी ऑप्शन है वी.वी.आर. सुब्रमण्यम, सी ऑप्शन है लालू प्रसाद और डी ऑप्शन है धर्मेंद्र यादव। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी वी.वी.आर. सुब्रमण्यम जो हैं इन्होंने बिहार के गया में आधुनिक बिहार लैब का शुभारंभ किया हुआ है। आप यहाँ पे आर्टिकल में देख भी सकते हैं। अगर डिटेल में बात करें, ये आर्टिकल में वी.वी.आर. सुब्रमण्यम जी हैं और ये वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं। नीति आयोग सभी लोग आप जानते हैं, जो नीति आयोग है उसके वर्तमान में ये सीईओ हैं वी.वी.आर. सुब्रमण्यम, और इन्होंने ही बिहार में यानी गया में, बिहार के गया में आधुनिक बिहार लैब का जो शुभारंभ है वो नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि नीति आयोग के सीईओ वी.वी.आर. सुब्रमण्यम के द्वारा किया गया। बिहार सार्वजनिक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान ने इसे विकसित किया है, यानी यह जो लैब है वो बिहार का जो सार्वजनिक प्रशासन है और ग्रामीण विकास संस्थान है, इन सभी ने मिल करके इसको विकसित किया हुआ है। बिहार जो लैब है ये उन्नत डेटा और प्रौद्योगिकी की मदद से सरकारी निर्णय प्रक्रिया को सुचारू करेगी, यानी सरकार की तरफ से जो कुछ भी निर्णय होंगे, सरकार की तरफ से जो कुछ भी ऑनलाइन कार्य होंगे, उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा उन्नत डेटा, उन्नत प्रोसेसिंग और प्रौद्योगिकी की ये सहायता करेगा और सरकारी निर्णय लेने को ये सुचारू रूप से कार्य करवाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अजीत विनायक गुप्ते किस देश में भारत के राजदूत बने। तो ए ऑप्शन है फ्रांस, बी ऑप्शन है पोलैंड, सी ऑप्शन है ब्राज़ील और डी ऑप्शन है जर्मनी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी अजीत विनायक गुप्ते जो हैं वो जर्मनी देश में भारत के राजदूत बनाए गए हैं। डिटेल में अगर इनके बारे में बात की जाए तो वरिष्ठ राजनयिक अजीत विनायक गुप्ते को जर्मनी में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वर्तमान में जो अजीत विनायक गुप्ते हैं ये अभी मिस्र में भारत के राजदूत हैं, यानी वर्तमान में ये मिस्र में भारत के राजदूत के तौर पर कार्यरत हैं। 1991 बैच के ये भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं, यानी इंडियन फॉरेन सर्विस के ये अधिकारी हैं। और संजीव कुमार सिंगला को फ्रांस, यानी एक और नियुक्ति हुई है जिसमें संजीव कुमार सिंगला जो हैं इनको फ्रांस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया था। तो जर्मनी में किसको नियुक्त किया गया है, अजीत विनायक गुप्ते को, और फ्रांस में भारत का जो राजदूत नियुक्त किया गया है वो संजीव कुमार सिंगला को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार के किशोर कुमार सम्मान, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो किशोर कुमार सम्मान दिया जाता है, किशोर कुमार जो अवार्ड दिया जाता है उसके प्राप्तकर्ता कौन है। तो ए ऑप्शन है अनिल कपूर, बी ऑप्शन है राजकुमार हिरानी, सी ऑप्शन है करण जौहर और डी ऑप्शन है रणवीर सिंह। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो किशोर कुमार सम्मान या किशोर कुमार अवार्ड जो दिया जाता है उसके इस बार के प्राप्तकर्ता हैं राजकुमार हिरानी। आगे अगर हम डिटेल में इसके बारे में बात करें तो किशोर कुमार अवार्ड से सम्मानित होंगे राजकुमार हिरानी, और
बात करें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रसिद्ध फिल्म निर्माता राजकुमार हिरानी को प्रतिष्ठित किशोर कुमार सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। किशोर कुमार सम्मान समारोह जो है ये 13 अक्टूबर को खंडवा में उनकी पुण्यतिथि पर पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। यानी 13 अक्टूबर को किशोर कुमार जी की जो पुण्यतिथि होती है उसी 13 अक्टूबर को ही इस सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा खंडवा में। खंडवा में क्यों किया जाएगा? तो किशोर कुमार का जो जन्म है वो मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ था, इसीलिए खंडवा में ही इस जो ये सम्मान समारोह है इसका आयोजन किया जाएगा। अगर राजकुमार हिरानी के बारे में बात करें तो ये एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता हैं और इनकी कुछ जो फिल्में हैं उनके बारे में बात की जाए तो 3 इडियट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, पीके, संजू, मुन्ना भाई एमबीबीएस और अभी हाल ही फिलहाल में जो आई थी डंकी, ये इन्हीं की फिल्म थी। तो ये इनकी कुछ फिल्में हैं जो काफ़ी ज़्यादा हिट हुई हैं और इनके द्वारा ही ये निर्देशित की गई हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित पोषण और विशेष आहार उपयोग के लिए खाद्य पदार्थों पर कोडेक्स समिति का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया? यानी कि जो कोडेक्स समिति होती है जो कि न्यूट्रिशन पोषण पर और जो विशेष प्रकार के आहार होते हैं, विशेष प्रकार के जो पोषण युक्त आहार होते हैं उन पर एक कोडेक्स समिति का आयोजन किया जाता है। तो वो आयोजन कहाँ पर किया गया? ए ऑप्शन है जर्मनी, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है रूस और डी ऑप्शन है लाओस। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी जर्मनी में कोडेक्स समिति का आयोजन किया गया और इसमें भारत ने भी हिस्सा लिया हुआ था, यानी भारत भी इसमें शामिल था। आर्टिकल में भी आप देख सकते हैं, इंडिया ज्वाइंस 44th कोडेक्स न्यूट्रिशन कमेटी मीटिंग, यानी जो कोडेक्स न्यूट्रिशन कमेटी मीटिंग थी उसमें इंडिया भी शामिल था। अगर डिटेल में हम बात करें तो हाल ही में आयोजित पोषण और विशेष आहार उपयोग के लिए खाद्य पदार्थों पर कोडेक्स समिति का जो आयोजन है वो जर्मनी के ड्रेसडेन में हुआ, यानी जर्मनी के ड्रेसडेन में इसका आयोजन किया गया। भारत ने 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर 2024 तक इसके 44वें सत्र में भाग लिया, यानी भारत भी इसमें शामिल था। भारत ने भी यहाँ पर इस मीटिंग में हिस्सा लिया हुआ था। भारत ने 6 से 36 महीने की आयु के व्यक्तियों के लिए पोषक तत्व संदर्भ मूल्यों के संबंध में बहुमूल्य जानकारी भी प्रदान की। यानी भारत के द्वारा यहाँ पर जो संबोधन किया गया उसमें 6 से 36 महीने की आयु के व्यक्तियों के लिए पोषक तत्व संदर्भ मूल्यों के संबंध में बहुमूल्य जो जानकारियां हैं वो प्रदान की गई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कहां पर दुनिया के सबसे ऊंचे इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप का अनावरण किया गया? यानी दुनिया के सबसे ऊंचा जो टेलीस्कोप है उसका अनावरण कहां पर किया गया? ए ऑप्शन है उत्तराखंड, बी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, सी ऑप्शन है लद्दाख और डी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दुनिया के सबसे ऊंचे इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप का जो अनावरण है वो लद्दाख में किया गया है। आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं, वर्ल्ड हाईएस्ट इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप अनवील्ड इन लद्दाख, यानी लद्दाख में इसको स्थापित किया गया है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो लद्दाख के हानले में प्रमुख वायुमंडलीय चेरेनकोव प्रयोग वेधशाला का उद्घाटन किया गया। ये एक टेलीस्कोप है, इसका उद्घाटन किया गया है। कब उद्घाटन किया? तो 4 अक्टूबर 2024 को इसका उद्घाटन हुआ। किसने इसका उद्घाटन किया? तो परमाणु ऊर्जा विभाग के जो सचिव हैं और परमाणु ऊर्जा आयोग के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और यह लगभग 4300 यानी 4300 मीटर की ऊंचाई पर इसको स्थापित किया गया है और यह दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित एक प्रकार से सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप है जो कि लद्दाख में इसको स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाल ही में 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यानी 38वां जो ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेल है इसका आयोजन कहाँ पर होगा? ए ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, सी ऑप्शन है उत्तराखंड, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तराखंड में 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा। उस ग्रीष्मकालीन के साथ साथ उत्तराखंड में ही शीतकालीन राष्ट्रीय खेलों का भी आयोजन किया जाएगा और ये ऐसा पहली बार हो रहा है जब जम्मू कश्मीर के बाहर शीतकालीन जो राष्ट्रीय खेल हैं उनका आयोजन अब उत्तराखंड में किया जाएगा। तो ग्रीष्मकालीन के साथ साथ शीतकालीन राष्ट्रीय जो खेल हैं उनका भी आयोजन उत्तराखंड में ही किया जाएगा। आगे आप यहाँ पे आर्टिकल में भी देख सकते हैं, 38th नेशनल गेम्स टू बी हेल्ड इन उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड इनको आयोजित करेगा। हाल ही में 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में आयोजित किए जाएंगे। कब?
28 जनवरी से 14 फरवरी तक इनका आयोजन किया जाएगा। अगर 37वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की बात करें तो वो गोवा में आयोजित हुए थे, यानी जो 37वें राष्ट्रीय खेल थे उनका आयोजन गोवा में हुआ था। शीतकालीन जो खेल हैं ये भी उत्तराखंड में ही आयोजित किए जाएंगे। सबसे पहले जो राष्ट्रीय खेल थे वो 1924 लाहौर में आयोजित हुए थे और पहले इन राष्ट्रीय खेलों को अखिल भारतीय ओलंपिक खेल कहा जाता था। बाद में इनका नाम चेंज होकर के राष्ट्रीय खेल कर दिया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये, हाल ही में किसे नेस्ले इंडिया लिमिटेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? यानी जो नेस्ले है आप सभी लोग जानते हैं, नेस्ले काफ़ी ज़्यादा फूड से रिलेटेड जो सामान होते हैं वो प्रोडक्ट जो होते हैं उनका ये निर्माण करती है। नेस्ले इंडिया लिमिटेड का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ए ऑप्शन है अविनाश कुमार, बी ऑप्शन है मनीष तिवारी, सी ऑप्शन है वेणुगोपाल और डी ऑप्शन है अंजलि सिंह। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी मनीष तिवारी को नेस्ले इंडिया लिमिटेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। आप आर्टिकल में भी देख सकते हैं, मनीष तिवारी अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑन नेस्ले इंडिया लिमिटेड, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर यानी एमडी नियुक्त किया गया है नेस्ले इंडिया का। किसको? मनीष तिवारी को। ये अमेजन इंडिया के पूर्व प्रमुख भी रह चुके हैं, यानी जो अमेजॉन इंडिया है उसके ये पूर्व प्रमुख भी रह चुके हैं। इनका जो कार्यकाल होगा वो 1 अगस्त 2025 से शुरू होगा। क्यों? क्योंकि वर्तमान में जो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं सुरेश नारायणन, इनकी जो सेवानिवृत्ति है वो 31 जुलाई 2025 को हो रही है और 31 जुलाई 2025 को ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद से मनीष तिवारी का जो कार्यकाल है वो 1 अगस्त 2025 से शुरू हो जाएगा। मनीष तिवारी ने जो अपना करियर है वो यूनिलीवर से शुरू किया था, जहां उन्होंने 20 साल तक काम किया, 20 साल तक इन्होंने सेवा दी यूनिलीवर में और इन्होंने यूनिलीवर से ही अपना जो करियर था वो शुरू किया था। तो ये थे आज के हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देख करके ही आपको अंदाजा लग गया होगा कि जो क्वेश्चन है कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको क्वेश्चन पसंद आते हैं, जो एक्सप्लेनेशन है, जो फैक्ट्स हैं, अगर वो आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।